हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जनन और स्वास्थ्य, मानव के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या जिसका समाधान संभव तो है, लेकिन मानव संकोचवश इन समस्याओं को छिपाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कठिन और गंभीर हो जाती है। तो जनन और स्वास्थ्य का जो ये चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वंध्यता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनफर्टिलिटी। इसे हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी मतलब जो वंध्यता है, जिसको सामान्य तौर पर यदि हम अपनी भाषा में बात करें तो अपनी भाषा में इसे बांझपन कहते हैं। बांझपन मतलब इसका क्या है? देखिए, बांझपन का मतलब होता है कि ऐसे स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी जिनको विवाह के उपरांत एक अरसा बीत जाए, समय बीत जाए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और उनको संतान प्राप्त ना हो, तो हम कहेंगे कि ये समस्या क्या है? बांझपन है। यानी जिन पति पत्नी को संतान की प्राप्ति समय से ना हो, ठीक है ना, उनके लाख कोशिश के बाद, असुरक्षित यौन संबंध के बाद भी यदि संतान प्राप्त ना हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बांझपन कहेंगे, ठीक है। अब बांझपन की बहुत सारी ऐसी कमियां जिनकी वजह से ऐसे लक्षण जिनकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। बांझपन का मतलब सीधा सीधा अर्थ ये है कि संतान प्राप्त ना होना या संतान उत्पन्न ना होना, यही है बांझपन या इनफर्टिलिटी। और ये दो प्रकार की, अब देखिए है क्या, इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन इसके प्रकार हम बता देते हैं। ये दो प्रकार की है। ये बांझपन यानी इनफर्टिलिटी जो होती है, दो प्रकार की होती है। एक महिला इनफर्टिलिटी यानी कि फीमेल इनफर्टिलिटी, और एक मेल इनफर्टिलिटी। मतलब कहना चाहिए कि नर बांझपन और मादा या महिला बांझपन, ठीक है ना। ये दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। लेकिन सामान्य तौर पर यदि देखें तो समाज में जिस प्रकार से बातें व्याप्त हैं, उनके अनुसार महिला को ही जिम्मेवार इस समस्या के लिए माना जाता है, जो सर्वथा गलत है, ठीक है ना। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों जिम्मेवार हो सकते हैं, ऐसा विज्ञान ने, ऐसा मेडिकल ने प्रमाणित किया है, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से कारण होंगे, कारणों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन चूंकि ये जो एक समस्या है जो हमारे समाज में व्याप्त है, तो इतनी गंभीर तो नहीं है। गंभीर इसलिए नहीं है क्योंकि यदि हमको जानकारी है कि इस समस्या का समाधान क्या है, तो इतनी गंभीर नहीं है। लेकिन यदि हमको जानकारी नहीं है या हम मेडिकल का उपयोग करना नहीं चाहते हैं, तो ज़रूर गंभीर है। तो फिर आपको आजीवन बिना संतान के रहना पड़ेगा। लेकिन आज कोई ऐसी समस्या है ही नहीं जिसका समाधान संभव नहीं है। परंतु अब होता क्या है कि हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय कुछ इधर उधर की चीज़ें हम देखने लगते हैं। समाज में क्या होता है कि जिस पति पत्नी को ये समस्या होती है, तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि जो पत्नी है उसी को क्या माना जाता है? जिम्मेवार माना जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि एक महिला जो होती है वो महिला की ही उपेक्षा करती है, समाज में उसको हे दृष्टि से देखने लगती है, उसका अपमान करना शुरू कर देती है, जो एक प्रकार से ये नैतिकता के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि यदि ऐसा कोई भी किसी के साथ हो रहा है, तो कम से कम इतना समझना चाहिए कि इस समस्या का समाधान संभव है, उसको समझाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसकी उपेक्षा तो कम से कम नहीं ही करनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, ठीक है। तो ये है कि केवल ऐसा नहीं कि महिला ही इसकी जिम्मेवार होती, इसके लिए पुरुष भी हो सकता है। चलिए इसके कारण हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। तो देखिए, एक तो ये है कि यदि स्त्री के लिए यदि हम बात करें, तो 2-3 कारण हम मोटे-मोटे तौर पर ले लेते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अंडाशय है, अंडाशय से अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया ना हो, यानी अंडाणु ना बने और ना ही उनका उत्सर्ग हो, ठीक है ना। एक तो अंडाणु की बातें हो गई। दूसरी चीज़ जो है, जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी प्रतिरोध वाली हो जाए,
यानी उसमें रेसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो ये भी एक कारण बन सकता है। अंडाणु जो बने वो स्वस्थ ना हो, ठीक है, जो अंडाणु बने वो स्वस्थ ना हो, फिर गर्भाशय की सही स्थिति ना हो, गर्भाशय जो है गर्भधारण के अनुकूल ना हो। ये 2-3 ऐसे बड़े-बड़े कारण हैं जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है ना? इसको हम महिला इनफर्टिलिटी के अंतर्गत ले लेते हैं। दूसरी चीज़ यदि हम पुरुष की बात करें तो पुरुष में क्या समस्या हो सकती है जिसके कारण से संतान उत्पत्ति नहीं होती है? तो 2 बड़े-बड़े कारण हैं। एक तो शुक्राणुओं की संख्या कम। शुक्राणु जानते हैं कि एक बार के वीर में करोड़ों के शुक्राणु होते हैं। अब यदि मान लीजिए उन करोड़ों शुक्राणुओं में से कम होते चले जाएँ, ठीक है ना? कम हो जाए, उनकी शुक्राणुओं की जो संख्या है वो क्या हो जाए? कम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो निषेचन का चांस रहता है वो कम होने लगता है। ठीक है? तो एक तो बड़ा कारण ये है कि शुक्राणुओं की संख्या में कमी। दूसरा कारण क्या है? शुक्राणु जो है स्वस्थ ना हो। शुक्राणु यदि स्वस्थ ना हो तो उनमें गति नहीं होगी उस हिसाब से, और जो योनि मार्ग, गर्भाशय का की जो प्रतिकूलता होती है उसका सामना वो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी निषेचन ना होने का एक बड़ा कारण बनता है। तो अब देखिए दोनों हैं, महिला भी इसमें ज़िम्मेवार है, पुरुष भी ज़िम्मेवार है, तो हम अकेले केवल महिला को कैसे कह सकते हैं? तो ये तो मोटे-मोटे कारण हैं जो महिला में भी हो सकते हैं, पुरुष में भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से वांझपन या इनफर्टिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन अब आइए इनके समाधान की बात कर लेते हैं कि इनका समाधान कैसे संभव है? क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे इनका समाधान हो सकता है? तो पहली बात तो ये है देखिए कि अब यदि मान लीजिए कि किसी महिला को संतान यदि चाहिए और वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो इसका एक बहुत बढ़िया एक आज के विज्ञान में, मेडिकल में एक सिस्टम चला है, एक प्रक्रिया चली है जिसको हम कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ जिसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म भी आया करता है, तो मैंने आपको बताया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है? अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं पात्रे निषेचन। क्या बोलेंगे इसको? पात्रे निषेचन। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? तो पात्रे निषेचन का मतलब होता है कि अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन जो है कृत्रिम वातावरण में हो जाए। कृत्रिम वातावरण का मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला में परख नली के अंतर्गत, यानी परख नली में ही यदि शुक्राणु और अंडाणु को संलयित करवा दिया जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आईवीएफ कहते हैं। इसको हम परख नली शिशु भी कहते हैं। जो इससे शिशु जन्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? परख नली शिशु हम कहेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसका निषेचन कहाँ हुआ है? परख नली में हुआ है। तो आईवीएफ का क्या मतलब होता है कि जब निषेचन अंडवाहिनी में ना हो करके कृत्रिम वातावरण में प्रयोगशाला की परख नली में हो, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया हो, कोई कठिनाई भी इसमें नहीं है। इसका प्रचार प्रसार भी बहुत होता है, ठीक है? टीवी, रेडियो, मोबाइल में आपके देखने को मिलता है कि आईवीएफ करा लीजिए, है ना? तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो ये है आईवीएफ, यानी कृत्रिम एक प्रकार से निषेचन, जो परख नली में प्रयोगशाला में होता है। और ये कैसा? जैसा कि अंडवाहिनी या गर्भाशय का पूरा वातावरण होता है उसी प्रकार से वातावरण बना करके और निषेचन करवाया जाता है, ठीक है? एक कंडीशन तो हो गई। अब ये जो आईवीएफ जो होता है, आईवीएफ की 2 कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है? अब चूंकि आईवीएफ के द्वारा निषेचन होगा और निषेचन के बाद फिर क्या बनेगा? इसमें युग्मनज बनेगा। अब यदि युग्मनज जो है वो कैसा हो? वो यदि 8 कोष की अवस्था में हो, ठीक है ना? इसमें जैसे आपके बुक में लिखा भी है कि जो युग्मनज प्रारंभिक भ्रूण यानी 8 ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अंतःडिंब वाहिनी फैलोपी स्थानांतरण, अर्थात क्या कहेंगे? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम क्या कहते हैं? जिफ्ट, GIFT। क्या है अभी हम बता रहे हैं आपको। जो आईवीएफ के द्वारा जो निषेचन हुआ है, उस निषेचन के बाद जो युग्मनज बना है, उस युग्मनज को 8 कोष की अवस्था के पश्चात
उसको यदि कहाँ शिफ्ट किया जाए, महिला के अंडवाहिनी में शिफ्ट कर दिया जाए। कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए? महिला के अंडवाहिनी में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब यानी अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण इसको हम कहेंगे। बहुत ही ये इनका शॉर्ट फॉर्म भी आता है और इनके बारे में परिभाषा भी लिखने को आती है, तो ध्यान रखना है। आईवीएफ क्या है ये आपको समझ में आ गया। जिफ्ट क्या है, यानी ZIFT, जेड से होता है जाइगोट, आई से होता है इंट्रा और एफ से होता है फेलोपियन और टी से होता है ट्रांसफर। तो क्या होगा? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब या ट्रांसफर। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ? जाइगोट को कहाँ प्रविष्ट करवाया जा रहा है, कहाँ सन्निविष्ट करवाया जा रहा है? तो अंडवाहिनी में। ठीक, अब देखिए अंडवाहिनी में ही क्यों, गर्भाशय में क्यों नहीं? तो आपने यदि भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को पढ़ा है तो आपको हम बता दें 8 कोश की से 16 कोश की जो अवस्था होती है यह अंडवाहिनी में ही पूरा होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो मानव की अंडवाहिनी होती है, फेलोपियन ट्यूब जो होती है, उस ट्यूब में 8 कोशिकी से लेकर के 16 कोशिकी यानी मारुला स्टेज तक जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती? अंडवाहिनी में। ठीक है ना, और फिर इसके बाद जो अगली अवस्था होती है उस अवस्था से ही उसको गर्भाशय में शिफ्ट किया जाता है। तो जब हम गर्भाशय में शिफ्ट करने की अवस्था ही नहीं प्राप्त किए हैं तो गर्भाशय में क्यों? ये सीधे कहाँ? अंडवाहिनी में इसको स्थानांतरित किया जाता है, वहां से फिर गर्भाशय में ये अपने आप स्वतः प्रक्रिया के द्वारा ये पहुंच जाता है। तो ये क्या हो गया? अंड यानी अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण हो गया। ठीक है ना, अब इसी में और देखिए और क्या हो सकता है इसमें, देखिए कंडीशन क्या आ सकती है। अब जो 8 कोशिका से अधिक या 16 कोशिका से अधिक, चूंकि 8 से 16 कोश की अवस्था जो होती है ना, वो लगभग कोरक पुटी कहलाती है। मतलब 8 से 16 कोश की अवस्था तूतक के बाद की जो अगली अवस्था होती है वो कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट की होती है। और ब्लास्टोसिस्ट यदि बन गया है, यानी कृत्रिम वातावरण में ही ब्लास्टोसिस्ट बन गया है, कोरक पुटी बन गया है, तो ऐसी अवस्था में उसे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय में स्थापित किया जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? IUT कहेंगे। IUT का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है ना, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि IVF के बाद यदि जाइगोट 8 कोशिका से अधिक कोशिका वाला है, ठीक है ना, तो उसे कहाँ स्थापित किया जाता है? उसे सीधे गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। यानी कोरक पुटी यदि बन गया है तो वह कहाँ स्थापित किया जाएगा? गर्भाशय में। ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? IUT कहते हैं, यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहलाता है। ठीक है ना, ये 2 कंडीशन IVF की आपने देख लिया। एक देखा आपने IVF की अगली अवस्था जिफ्ट, और दूसरा क्या देख लिया आपने? IUT। ठीक है, तो ये तो 2 बातें हो गई। चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि और इसमें क्या स्थितियां बनती हैं और क्या होता है, इस कंडीशन में कौन सी समस्या है और इसका समाधान क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि जीव निषेचन, एक अगली जो प्रक्रिया इसमें बता रहा है वो आपकी बुक में जीव निषेचन। ये क्या चीज़ है? देखिए जीव निषेचन कह रहा है जिन स्त्रियों में गर्भाशय की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन जिन स्त्रियों में गर्भधारण की स्थिति जो होती है वो नहीं होती अनुकूल, यानी जो स्त्रियां जिनके माने गर्भाशय में समस्या है, आकार छोटा है या सही स्थिति गर्भाशय की नहीं है, ऐसी स्त्रियों में निषेचन तो अंडवाहिनी में करवा दिया जाता है, लेकिन गर्भधारण करने के लिए किसी अन्य स्त्री की सहायता ली जाती है। ठीक है ना, तो इस स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे? जीव निषेचन कहेंगे। जीव निषेचन का मतलब एक महिला से दूसरे महिला में क्या जो जाइगोट है उसको स्थानांतरित किया जाना। ठीक, तो ये 3 समस्याओं को हमने देख लिया है। अब देखिए और कुछ समस्याएं भी हैं जिनको समझना जरूरी है। ठीक है ना, और फिर उनका समाधान। तो अगली समस्या क्या है? GIFT। अभी हमने ZIFT देखा था, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन यदि फुल फॉर्म आप जानेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। GIFT यहाँ लिख देते हैं, GIFT।
ठीक है ना। GIFT इसका क्या मतलब होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और ZIFT का क्या मतलब होता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट को एक प्रक्रिया में IVF के तहत क्या किया जाता है, जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन इसमें क्या कर, गैमीट को ही ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन इसकी स्थिति क्या कह रही है, GIFT में कह रहा है कि ऐसी महिला जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, क्या कह रहा है, ऐसी महिला जो अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, तो किसी दाता महिला का अंडाणु लिया जाता है, कहाँ, दाता महिला का अंडाणु लिया जाता है, और उस अंडाणु को उस संबंधित महिला के अंडवाहिनी में ट्रांसफर किया जाता है, यही कहलाता है। यानी कि जो गिफ्ट है, गिफ्ट का मतलब जेड, जो आपका जी है, ये जी क्या है, गैमीट है। तो गैमीट कौन हो गया, अंडाणु। अंडाणु को कहाँ स्थानांतरित किया जा रहा है, फैलोपियन नलिका में, अर्थात अंडवाहिनी में। तो जो अंडवाहिनी में यहाँ पर जो अंडाणु है उसको स्थापित किया जा रहा है, यानी ये अंडाणु किसका है, किसी अन्नदाता महिला का है, ठीक है, क्योंकि वो महिला जो है अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गिफ्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका भी समाधान है कि किसी दाता महिला का अंडाणु ले लिया जाता है और उसके संबंधित महिला के अंडवाहिनी में इसे प्रवेश करवा दिया जाता है, बाकी निषेचन और गर्भधारण के लिए अनुकूल पाई गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि गर्भधारण नहीं कर सकती तो उसके लिए जीवे निषेचन, यदि अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती तो गिफ्ट की समस्या, यदि वो निषेचन नहीं करवा सकती है तो दो समस्याएं, दो समाधान इसके लिए हैं, एक गिफ्ट है, एक है UIT, ठीक है ना। तो इस प्रकार से IUT, तो इस प्रकार से सभी समस्याओं का समाधान संभव है, ठीक है। बस केवल हमको क्या है, जानकारी होनी चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये तो महिला से संबंधित इतनी सारी कमियां हो गई। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, पुरुष से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान हम कैसे करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो कोशिकी शुक्राणु निक्षेपण, एक और समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका समाधान क्या है, ICSI, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, ये कोशिकी शुक्राणु निक्षेपण कहलाता है। इसमें क्या कह रहा है कि दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतः स्थापित किया जाता है, ठीक है, वंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी। अब देखिए क्या होता है, ये एक प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, जो अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण है, जिसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के कब होती है ये प्रक्रिया, जब किसी पुरुष के द्वारा पर्याप्त शुक्राणु नहीं उत्पादित किए जाते हैं, यानी ये शुक्राणु से संबंधित समस्या है, ठीक है। शुक्राणु या तो पर्याप्त उत्पन्न नहीं किए जा सकते, नहीं कर रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन ये कि उसमें से अधिकांश कैसे हो, विकार युक्त शुक्राणु हो, यानी स्वस्थ ना रहें। तो इन दोनों स्थितियों में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, कोशिकी शुक्राणु निक्षेपण। इसमें क्या किया जाता है भैया, तो इस मामले में पुरुष साथी स्त्री को वीर्य संचित कर सकने के योग्य नहीं होता, अतः, ठीक है ना, तो वो जो शुक्राणु होते हैं इस वीर्य में, वो इतने सक्षम भी नहीं होते और इतनी मात्रा भी उनकी अधिक नहीं होती कि वो किसी अंडाणु को निषेचित कर सकें, अर्थात उनकी संख्या कम होती है। ऐसे दोष के निवारण के लिए कृत्रिम वीर्य सेचन का उपयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं AI, ठीक है ना। तो ये क्या है, इस तकनीक के द्वारा जो पति या दाता होता है उससे शुक्राणु लेकर के कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रविष्ट कराया जाता है, ठीक है, जिसे गर्भाशय वीर्य सेचन कहते हैं, ठीक है ना, IUI कहते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जब किसी पुरुष का शुक्राणु या तो स्वस्थ शुक्राणु ना हो या शुक्राणुओं की मात्रा कम हो, तो ऐसी स्थिति में दाता से या उस पति से शुक्राणु ले करके और सीधे स्त्री के अंडवाहिनी में अथवा गर्भाशय में उनको निक्षेपण किया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ICSI कहेंगे, ठीक है। ये समस्या का समाधान हो गया। तो इस प्रकार से जो भी दिक्कतें थीं उन सभी दिक्कतों का
उन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। केवल हमको क्या करना है, सोचना है और सीधे मेडिकल के लिए क्या करना है, अग्रसर होना है, तो समस्या का समाधान हो सकता है। यद्यपि बहुत सारे विकल्प हमारे लिए उपस्थित हैं, हमारे लिए उपलब्ध हैं, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेष रूप से व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धता और पूर्ण परिपालन की आवश्यकता होती है। और हाँ, अब यहाँ पर कुछ सावधानी की आवश्यकता है। किसी ऐसे अरे गहरे नत्थू खैरे व्यक्ति से इसको बिल्कुल भी समाधान ना कराएं। किसी योग्य चिकित्सक की सलाह, यानी मेडिकल ऑफिसर हो, एमबीबीएस हो, स्पेशलाइजेशन वाला कोई डॉक्टर हो, वहाँ दिखाएं, वहीं समाधान संभव है। किसी ऐसे चलते फिरते डॉक्टर से यदि आप इसका समाधान मांगेंगे तो समस्या भारी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आप हर चीज़ उपलब्ध ज़रूर है, लेकिन कहते हैं कि लाभ के साथ साथ कई बार नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों से आप बचें, खूब जांच परख करके इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बस इतना। और एक लास्ट में जो आपके पास पाठ में दिया हुआ है कि यदि एक समाज में जो समस्या देखने को मिलती है, कई बार ऐसा होता है कि लाख सब कुछ करने के बाद प्रभु की मर्जी नहीं चलती है, तो अंततः हम उसको स्वीकार करते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप संतान विहीन हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिशु हैं जो अनाथ हैं, उनको भी हम अपने पास रख सकते हैं, उनको ले सकते हैं वहाँ से। आज तो ये प्रचलन चल पड़ा है कि जिनके संतान नहीं होती वो कहीं से अनाथ बच्चों को उठा लेते हैं, ठीक है ना, और उसे अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तो यह भी एक इस समस्या का समाधान है। आप संतान विहीन नहीं हो सकते हैं, बस केवल उसको क्या है, मन से और एक विश्वास के साथ अपनाने की ज़रूरत है, बस यही है, ठीक है ना। तो इस पाठ के माध्यम से हमने जनन और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें, ऊंची-ऊंची और विशेष प्रकार की चीज़ें जो हमारे समाज में हैं और जो समस्याएं हैं, उनका समाधान हमने जाना, समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ विकल्प पिछले पाठ की तरह लेकर के आएंगे, ठीक है ना। बस आपसे आग्रह सभी से ये है कि आप केवल वीडियो देख करके निकलें नहीं, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि यदि 12वीं में पढ़ रहे हैं तो वो भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, ये पूरा टोटल कॉस्ट फ्री है, ठीक है ना। तो इस वजह से दूसरे तक भी हेल्प हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं लगता है, केवल उंगलियों को घुमाइए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।